Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 6th July 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about India refusing to support China's Belt and Road Initiative. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. तो एकदम डिटेल में समझते हैं और फिर करंट कॉन्टेक्स्ट पे आएंगे। तो पहले थोड़ा बैकग्राउंड पे चलते हैं, क्या है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, पहले उसको समझते हैं। और उसको भी समझने से पहले ज़रा समझते हैं चाइना का एक मेजर वीकनेस जो चाइना को के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट हुआ करता था, जिसको चाइना कहता था मलक्कन डायलेमा। तो क्या है मलक्कन डायलेमा, पहले वो देखिए बाय द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी, जिस सेंचुरी में हम सब अभी हैं, इस सेंचुरी के बिगिनिंग से ही चाइना स्टार्टेड टू असर्ट इट्स पावर एंड इट एक्सप्रेस्ड इट्स विलिंगनेस टू चैलेंज द यूएस हेजेमनी इन ग्लोबल ऑर्डर। तो चाइना यूएस के डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए अपनी असर्टिवनेस को दिखाना शुरू कर चुका था 21st सेंचुरी के बिगिनिंग में। लेकिन चाइना की एक मेजर कमजोरी थी, अब तो उसने कुछ हद तक इसको काउंटर कर लिया है। तो एक सबसे बड़ी कमजोरी थी कि चाइना एक एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है, मतलब ज़्यादातर उसके जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो ऑयल हो या नेचुरल गैस हो, वो इंपोर्ट के थ्रू मीट होते हैं। और ये एनर्जी रिक्वायरमेंट जो चाइना के हैं वो ज़्यादातर आते हैं वेस्ट एशियन कंट्रीज से। जैसे आप देखिए, ये चाइना का ज़्यादातर सेटलमेंट जो है उसके ईस्टर्न रीजन में बसा हुआ है इधर, और यहाँ पे बीच में पूरा डेजर्ट है चाइना के। और चाइना का जो भी मेजर सेटलमेंट इधर है और एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है, तो इसके ज़्यादातर जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ इन वेस्ट एशियन कंट्रीज से पूरी होती है, क्योंकि ये वेस्ट एशियन कंट्रीज़ ऑयल और नेचुरल गैस में काफ़ी रिच हैं बिकॉज ऑफ द पर्सियन गल्फ। यहाँ पे काफ़ी सारा ऑयल और नेचुरल गैस रिजर्व मिलता है। तो यहाँ से जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट किया जाता रहा है चाइना के लिए, दैट यूज टू मूव वाया स्ट्रेट जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का आप देखिए मलेशिया और इंडोनेशिया इनके बीच में। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से ये चाइना की एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्लो होती रही है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का अगर आप ध्यान से देखें तो इट ओपन्स इनटू अंडमान सी, जहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे इंडिया ने बना रखा है अपना पहला ट्राई सर्विस कमांड। ट्राई सर्विस कमांड मतलब जहाँ पे हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, तीनों ही आर्म्ड फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स हैं, स्टेशनड है वहाँ पे अंडमान एंड निकोबार में। तो इस कारण से चाइना के लिए हमेशा एक डर का माहौल रहता था कि उसकी 70 to 80% जो एनर्जी है, जो क्रूड ऑयल नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट है, वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से पास होती हुई उसको मिलती है। और यहाँ पे इंडिया का पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा स्ट्रेट ऑफ मलक्का के आसपास के जो बाकी देश हैं, जैसे फिलीपींस, ये सारे देश जो हैं, सिंगापुर, मलेशिया, ये सारे देश प्रो यूएस हैं। तो चाइना हमेशा ही इस बात को समझता था कि अगर वो यूएस को बहुत ज़्यादा चैलेंज करेगा और अगर उसको यूएस को के चैलेंज या डोमिनेशन को चैलेंज करना है, तो उसके लिए एक सबसे बड़ी वीकनेस चाइना की खुद की है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। इसको उसको डील करना होगा, इसका कोई ऑल्टरनेटिव पाथ निकालना होगा, नहीं तो यूएस में एनी टाइम विल आर्म ट्विस्ट चाइना नियर स्ट्रेट ऑफ मलक्का। इसी को चाइना ने नाम दिया मलक्कन डायलेमा, द वीकनेस ऑफ चाइना, जो चाइना ने ओपनली कंसीड भी किया। उनके प्रेसिडेंट हू जिनताओ ने 2003 में ये टर्म दिया था मलक्कन डायलेमा, कि 80% ऑफ देयर एनर्जी नीड मीट थ्रू दिस और फ्लोज थ्रू दिस एरिया एंड दिस इज़ द एरिया वेयर चाइना इज़ वेरी वीक। सो अगर इस एरिया में चाइना को चोक कर दिया जाता तो दैट कुड हैव लेड टू एनर्जी क्राइसिस इन चाइना। तो इससे डील करने के लिए फिर चाइना ने एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसका नाम रखा उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। टाइम टू टाइम इसका नाम बदला है, पहले इसका नाम वन बेल्ट वन रोड हुआ करता था, फिर बाद में उन्होंने कर दिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज ए मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जिसमें जो ईस्टर्न प्रोविंस है चाइना का, जहाँ पे उसकी मेजर सेटलमेंट है, पॉपुलेशन सेटलमेंट, उस रीजन को इन्होंने कनेक्ट करना शुरू किया टू द यूरोपियन मार्केट वाया रोड, रेलवे लाइंस।
तो ये जो पुराना जो सिल्क रूट हुआ करता था एंशियंट टाइम में, उस रूट के थ्रू उन्होंने रोड या रेलवे लाइंस बिछाया लैंड कनेक्टिविटी प्रमोट करने के लिए, और उसके अलावा सी कनेक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए सीरीज़ ऑफ पोर्ट बनाना शुरू किया चाइना ने अलग अलग देशों में। तो अब चाइना दूसरे देशों में तो जाकर के सीधा सीधा पोर्ट बना नहीं सकता ना, तो उन देशों को चाइना ने बजटरी सपोर्ट या फंड सपोर्ट देना शुरू किया कि हम आपको सस्ते दामों पे लोन देते हैं, आप अपने यहाँ पे पोर्ट डेवलप करें और इस पोर्ट को थोड़ा बहुत हमें इस्तेमाल करने दें। तो इस तरीके से चाइना ने फंड एलोकेशन करके काफ़ी सारा सीरीज ऑफ पोर्ट्स भी डेवलप कराया इंडियन ओशन में इन ऑर्डर टू डेवलप इट्स कनेक्टिविटी विथ यूरोपियन मार्केट। तो चाइना ने ये जो मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट डेवलप किए जिसका नाम दिया उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसके दो सब कंपोनेंट भी हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये रोड्स जा रहे हैं ऐसे, उसमें से एक रोड निकल करके आता है ऑफ शूट या एक ब्रांच निकल करके आता है ऐसे कास्कर रीजन ऑफ चाइना से ग्वादार पोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक। इसको नाम दिया चाइना ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो यू कैन से कि दिस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज एन एक्सटेंशन ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। उसके अलावा यहाँ पे देखिए चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये भी एक्सटेंशन है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना का। इन दोनों ही रोड नेटवर्क्स की मदद से चाइना हैज़ बीन एबल टू बाईपास इट्स मलक्कन डायलेमा। तो अर्लियर चाइना हैड टू रिलाई completely on this Strait of Malacca route in order to get accessibility to Indian Ocean and then get accessibility to these West Asian countries. But now with these two road network, China Pakistan Economic Corridor and China Myanmar Economic Corridor, चाइना हैज़ बीन एबल टू बाईपास इट्स मलक्कन डायलेमा। अगर आप यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का में उसको चोक भी कर दिया जाता है उसकी एक्सेसिबिलिटी को, ये चाइना वुड बी एबल टू एक्सेस इंडियन ओशन वाया चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो मलक्कन डायलेमा वाज रिजॉल्व्ड। अब अगर बात करें आप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की स्पेसिफिकली, इस पर अगर आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि दिस रोड नेटवर्क मूव्स वाया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन ऑफ इंडिया। है तो ये इंडिया का हिस्सा ही, लेकिन अभी पाकिस्तान का इस पर इलीगल कंट्रोल है या ऑक्यूपेशन है। तो नेचुरल सी बात है कि जब ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना ने बना दिया विदाउट कंसल्टिंग इंडिया, सो इन दैट वे इनडायरेक्टली चाइना इज गिविंग ए मैसेज टू इंडिया दैट इट डज नॉट रिकॉग्नाइज इंडिया सोवरेनिटी ओवर पीओके। सो ये एक सोवरेनिटी का मामला आ गया है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मामला आ गया। सो इंटायर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना, जिसका एक कंपोनेंट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इट इज़ पोजिंग अ टेरिटोरियल सिक्योरिटी थ्रेट ओवर इंडिया या सोवरेनिटी ऑफ इंडिया ओवर पीओके रीजन हैज़ बीन चैलेंज्ड। And that is the reason why more than 70 countries in Asia, Africa and Europe have been partner of चाइना इन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्योंकि सबको कनेक्टिविटी मिल रही है यूरोपियन मार्केट से, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो ट्रेड कर पाएंगे, उनकी लोकल इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। येट इंडिया, दो इंडिया स्टैंड्स अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग इकोनॉमिक गेन, अगर हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन कर लेते हैं चाइना के, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हमें इकोनॉमिक फ़ायदा हो। बट बिकॉज ऑफ दिस सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी थ्रेट, इंडिया हैज़ स्टेड आउट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इंडिया ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन नहीं किया है और ना कभी करेगा। कारण क्या है, वाई इंडिया हैज़ नॉट ज्वाइंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव? कारण सरल है, सबसे बड़ा कारण है सोवरेनिटी चैलेंज बिकॉज ऑफ दिस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। एक और दूसरा चैलेंज भी है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, चाइना बहुत आराम से लोन दे देता है क्योंकि उसके पास बहुत सारा फॉरेक्स रिजर्व है। 3,500 बिलियन डॉलर्स के आसपास फॉरेक्स रिजर्व है, हमसे 7 या 8 गुना ज़्यादा आप कह सकते हैं। तो उसके पास बहुत सारा फॉरेक्स रिजर्व है, वो आराम से दूसरे देशों को लोन दे देता है, लेकिन वो लोन जो है वो काफ़ी स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स के बेसिस पे देता है, हाई इंटरेस्ट रेट कह लीजिए, या फिर उसमें कई सारे कंडीशंस लगा देता है कि जो भी रॉ मटेरियल्स हैं आपको हमारे देश से ही ख़रीदना है, जो भी एक्सपर्ट्स या प्रोफेशनल्स को हायर करना आपको हमारे देश से ही हायर करना। तो अल्टीमेटली चाइना लोन देता है, फिर रॉ मटेरियल और प्रोफेशनल्स के नाम पे सारा वो पैसा वापस भी ले लेता है। इसी को कहा जाता है चेकबुक डिप्लोमेसी ऑफ चाइना। और ये प्रोजेक्ट कई सारे देशों में चाइना ने लोन दिया, उस लोन से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश तो की उन देशों ने, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर से उनको उतना इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं हुआ जितना वो उम्मीद कर रहे थे
ताकि वो चाइना का लोन लौटा पाए। तो जब वो चाइना का लोन लौटा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उतना इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ नहीं, तो फिर वो एक तरह के डेट ट्रैप में फंस चुके हैं। चाइना ने उधार दिया, आधा से ज़्यादा पैसा वापस ले लिया उसने रॉ मटेरियल और प्रोफेशनल्स के नाम पे, और आप उधार लौटा नहीं पा रहे हैं, तो यू गेट इनटू अ डेट ट्रैप। बेस्ट एग्जांपल इज़ हम्बनतोता पोर्ट ऑफ श्रीलंका। इसको डेवलप करने के लिए चाइना ने $1.4 मिलियन का लोन दिया। श्रीलंका इसको लौटा नहीं पा रहा है और ना ही वो उतना ज़्यादा बेनिफिशियल हो पा रहा है, एंड दैट इज़ वाई चाइना हैज़ नाउ अक्वायर्ड दिस हम्बनतोता पोर्ट ऑफ श्रीलंका फॉर 99 ईयर्स ऑन लीज। तो ये है चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। और तीसरा सबसे बड़ा कारण इंडिया का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ना ज्वाइन करने का, वो है इंडिया के ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट। आप देखो, जो इंडियन ओशन में इंडिया के कोस्ट के अलोंग चाइना ने कई सारे पोर्ट्स डेवलप करा दिए हैं, जैसे म्यांमार के अंदर क्याकफाओ पोर्ट, बांग्लादेश के अंदर चिटगोंग पोर्ट, श्रीलंका के अंदर हम्बनतोता, मालदीव में माले, पाकिस्तान में ग्वाडार। तो कई सारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना ने इंडिया के कोस्ट के अलोंग इतने सारे पोर्ट्स डेवलप करा के अंडर इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हैज़ स्टार्टेड टू इनसर्कल इंडिया। वो इंडिया को घेर रहा है क्योंकि ये सारे पोर्ट्स चाइना ने डेवलप कराए हैं। तो चाइना के जो शिप्स हैं, कॉमर्शियल शिप्स, वो यहाँ पे कभी भी डॉक कर सकते हैं। और चाइना एक ऐसा देश है जो कॉमर्शियल शिप्स में भी काफ़ी सारे हथियार रख देता है, उनको हमेशा ही एम्बीवैलेंट तरीके से डेवलप करता है। मतलब कॉमर्शियल शिप्स को भी, उसमें भी काफ़ी सारे वेपन्स फिट किए जा सकते हैं। तो इन द नेम ऑफ कॉमर्शियल शिप्स चाइना कीप ऑन सेंडिंग इट्स नेवल शिप्स ऑन दीज पोर्ट्स एंड दैट क्रिएट्स अ सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया। कई सारे जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत जो ये पोर्ट्स डेवलप किए गए हैं, दे आर एन अटेम्प्ट बाय चाइना टू इनसर्कल इंडिया। इस कारण से उसको वो लोग नाम देते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कोई अलग से प्रोजेक्ट नहीं है। चाइना कहता है कि हम तो पोर्ट डेवलप कर रहे हैं फॉर इकोनॉमिक पर्पसेस, फॉर ट्रेड पर्पसेस, लेकिन सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ना, चाइना का इसमें एक अल्टीरियर मोटिव है, छुपा हुआ मोटिव है, एंड दैट इज़ टू इनसर्कल इंडिया, और इसलिए उसको वो एक नाम देते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। सो आप कह सकते हैं कि चाइना, in order to address its problem of Malaccan dilemma, has given another challenge for India in the form of string of pearls. अभी हाल फिलहाल में ये पूरा का पूरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्यों जिक्र में आया, क्योंकि आपको मैंने बताया कि SCO की, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की हेड ऑफ द काउंसिल्स की मीटिंग हुई है हाल फिलहाल में, जिसको इंडिया ने चेयर किया है वर्चुअली। और वहाँ पे फिर चाइना ने एक प्रपोजल दिया दैट ऑल कंट्रीज शुड सपोर्ट चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फॉर इकोनॉमिक वेलबींग, बट इंडिया ने स्पेसिफिकली उस पैराग्राफ को सपोर्ट करने से मना कर दिया, वेयर चाइना हैज़ सॉट और हैज़ आस्क्ड फॉर सपोर्ट बाय अदर मेंबर कंट्रीज ऑफ SCO फॉर इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इंडिया ने साफ साफ मना कर दिया कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हैज़ मैनी टेरिटोरियल एंड सिक्योरिटी implications फॉर इंडिया, एंड हेंस इंडिया कैन नॉट सपोर्ट द आइडिया ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इस कारण से ये न्यूज़ में आया था। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, जितने वर्ड्स कम से कम आपको याद रखने हैं, बेसिक चीज़ें। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना, चाइना एक एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है। 70% ऑफ इट्स फ्यूल इम्पोर्ट कम्स थ्रू स्ट्रेट ऑफ मलक्का विच ओपन्स एट अंडमान एंड निकोबार, जहाँ पे इंडिया का ट्राई सर्विस कमांड है, विच एक्ट्स एज एन आयरन कर्टन, इसको नाम दिया जाता है। इस सब टर्म्स का सारा खेल है इंटरनेशनल रिलेशंस में आंसर्स। तो आप कहिए कि जो ट्राई सर्विस कमांड इंडिया ने डेवलप किया अंडमान निकोबार में, दैट एक्ट्स एज एन आयरन कर्टन फॉर चाइना एज फार एज इट्स एक्सेसिबिलिटी टू इंडियन ओशन इज कंसर्न, और इसी को नाम दिया गया है मलक्कन डायलेमा, जिसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है चाइना थ्रू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कनेक्टिंग ईस्टर्न चाइना विथ यूरोपियन मार्केट्स। इसमें रोड, रेलवे, पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। कंसर्न्स फॉर इंडिया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर मूविंग थ्रू POK, सोवरेनिटी इशूज एंड स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, क्याकफाओ पोर्ट, चिटगोंग पोर्ट, हम्बनतोता पोर्ट, माले पोर्ट एंड ग्वादार पोर्ट encircling India, which is a security issue for India. The next article is about hottest day ever in recorded history. This topic is important from our syllabus GS paper 3 climate change point of view. तो देखिए, जो बीता हुआ 3 और 4 जुलाई था, इन दोनों दिनों को रिकॉर्ड किया गया आज हॉटेस्ट डे एवर फॉर अर्थ।
3 जुलाई को अर्थ का जो सरफेस है उसका एवरेज टेम्परेचर था 7.01 डिग्री सेल्सियस एंड नेक्स्ट डे 4 जुलाई को जो रिकॉर्डेड टेम्परेचर था अर्थ सरफेस का एवरेज वो था 17.18 डिग्री सेल्सियस। आपको सुन करके लगेगा कि सर 17 डिग्री तो कोई हॉट नहीं हुआ, इट इज़ नॉट टू वार्म, वाई वी आर कॉलिंग इट हॉटेस्ट। तो देखिए ये एक एवरेज टेम्परेचर है, ये किसी एक प्लेस के टेम्परेचर की बात नहीं चल रही है। तो एवरेज टेम्परेचर हैज़ बिन 17 विच इज़ हाईएस्ट एवर, दैट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। क्योंकि एवरेज टेम्परेचर में आप देखो ऐसे एरियाज़ भी हैं जैसे कि अंटार्कटिक आइस शीट जहाँ पे टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी हैं, वैसा एरिया लगभग 8.3% है अर्थ सरफेस का। ओशन सरफेसेस हैं जहाँ पे एवरेज टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस है। तो एवरेज टेम्परेचर 17 डिग्री वो काफ़ी ज़्यादा होता है। दैट हैज़ मेड 3rd and 4th जुलाई हॉटेस्ट डे एवर इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री। आप अगर अर्थ के ऊपर हीटिंग, एवरेज हीटिंग देखो तो आपको पता चल जाए कि ज़्यादातर जो गर्मी होती है वो इक्वेटोरियल रीजन में ना हो करके सब ट्रॉपिकल रीजन में ऐसे होती है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लियर स्काई होता है, डिसेंडिंग विंड्स होते हैं, ये सब आपने बेसिक ज्योग्राफी में पढ़ रखा होगा। आप देखो ये ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट इस डायग्राम की मदद से दिख रहा है। इसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल टेम्परेचर एनोमली। एनोमली से हमारा मतलब है कि जो एवरेज टेम्परेचर अर्थ का है उससे हर एक साल डेविएशन कितना हुआ है। तो पहले नॉर्मली एवरेज टेम्परेचर से डेविएशन निगेटिव साइड में हुआ करता था 1930s 40s तक। अब देखो हर साल पॉजिटिव डायरेक्शन में डेविएशन हो रहा है एवरेज टेम्परेचर से, और वो भी डेविएशन बढ़ता जा रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दैट मीन्स दिस डायग्राम आप अगर कभी भी मान लीजिए क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग पे आंसर लिख रहे हो तो आप ये डायग्राम अगर बना दोगे ग्लोबल टेम्परेचर एनोमली तो एग्जामिनर को आप कन्विंस कर पाओगे कि यस ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। पहले एवरेज टेम्परेचर से डेविएशन नेगेटिव साइड में, धीरे धीरे डेविएशन इन पॉजिटिव साइड। अभी हाल फिलहाल में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि 3 और 4 जुलाई तो वार्मेस्ट डे था ही, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि एवरेज टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाए बिकॉज ऑफ एल नीनो फैक्टर विच हैज़ फॉर्मली स्टार्टेड सिंस 4th of जुलाई। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से एल नीनो फेज हैज़ फॉर्मली बिगन सिंस 4th of जुलाई। एल नीनो को मैं अगर ब्रीफली यहाँ पे बताऊँ तो एल नीनो वो फिनोमेना है जिसमें साउथ अमेरिका का जो पेरू कोस्ट है वहाँ का जो ओशनिक वाटर है, सरफेस वाटर, वो एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर हो जाता है। ये साउथ अमेरिका है, वहाँ का जो पेरू कोस्ट है वहाँ का जो ओशनिक वाटर है नॉर्मली वो कूल रहता है बिकॉज ऑफ कोल्ड करेंट, हम्बोल्ट कोल्ड करेंट। लेकिन एल नीनो फिनोमिना के वक्त, एल नीनो जो हर 5-6 सालों में एक बार शुरू होता है फिर कुछ दिनों तक रहता है, 3-4-5 सालों तक, उसमें क्या देखा जाता है कि जो पेरू कोस्ट का ओशन सरफेस है उसका टेम्परेचर एबनॉर्मली हाई हो जाता है। वैसा क्यों होता है, क्या होता है एल नीनो? इसके वार्म होने से इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और बाकी दुनिया के क्लाइमेट पे क्या असर पड़ता है, अगर उसको आपको जानना है तो एक तो आपको ज्योग्राफी बेसिक क्लास में पढ़ाया गया होगा। अगर उसको और डिटेल में फिर भी और देखना है, रिवाइज करने के लिए देखना है, तो आप न्यूज़पेपर एनालिसिस जाकर के देख सकते हैं 11 अप्रैल 2023 का। वहाँ पे मैंने एल नीनो डिटेल में पढ़ाया, एल नीनो, ला नीना। मुद्दा यह है कि अभी हमने वार्मेस्ट डे देखा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज एल नीनो प्रोसेस हैज सेट इन, वी मे फर्दर रिकॉर्ड इवन मोर हाई टेम्परेचर इन कमिंग डेज। तो एल नीनो और ला नीना पे यूपीएससी ने 2011 में ये प्रीलिम्स क्वेश्चन पूछा था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए पहले कुछ बेसिक बातें रिवाइज कर लेते हैं। हमारे देश का जो फॉरेक्स रिजर्व है जिसको आरबीआई मैनेज करती है उसको 4 कंपोनेंट में डिवाइड करके देखा जा सकता है। फॉरेन करेंसी असेट, गोल्ड रिजर्व, स्पेशल ड्राइंग राइट्स एंड रिवर्स ट्रांच इन आईएमएफ। राइट, ये सब तो बेसिक इकोनॉमी का हिस्सा है। इसमें से सबसे ज़्यादा फॉरेन करेंसी असेट होता है, फिर गोल्ड रिजर्व होता है। अगर दुनिया के अलग अलग देशों का फॉरेक्स रिजर्व देखा जाए तो चाइना सबसे आगे है। मैं इसी की बात कर रहा था कि चाइना के पास इतना सारा फॉरेक्स रिजर्व है, लगभग $3,500 बिलियन की दुनिया के अलग अलग देशों को आराम से वो लोन दे देता है, जिसकी मदद से वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसा प्रोजेक्ट को रन कर रहा है।
फिर दूसरे नंबर पे जापान, फिर स्विट्जरलैंड, रसिया, इंडिया अभी 5वें नंबर पे। बीच में इंडिया ने रसिया को पीछे छोड़ दिया था और चौथे पे आ गया था। अगर बात की जाए कि अलग अलग जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व का कंपोनेंट है, उसमें सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया फॉरेन करेंसी एसेट्स होते हैं, फिर गोल्ड होता है, फिर रिवर्स ट्रांच पोजीशन होता है, फिर एचडीआर होता है। रिवर्स ट्रांच और एचडीआर ये सब आप अपने बेसिक इकोनॉमी के क्लासेस में पढ़ते हैं, दोनों ही आईएमएफ से रिलेटेड है। रिवर्स ट्रांच, द कोटा सब्सक्रिप्शन फीस दैट ए कंट्री पेज टू आईएमएफ, दैट इज नोन एज रिवर्स ट्रांच, विच कैन बी टेकन बैक बाय दैट कंट्री, member country in case of BOP crisis. I hope you are able to recall the ideas that we have discussed in the class as far as reverse tranche is concerned. Similarly, special drawing rights, तो IMF मेंटेन्स हार्ड बास्केट ऑफ करेंसी। मौजूदा हार्ड बास्केट ऑफ करेंसी में 5 करेंसीज हैं, डॉलर, यूरो, युआन, येन एंड पाउंड। और इन हार्ड बास्केट ऑफ करेंसीज जो IMF को ये करेंसीज मिलते हैं बिकॉज ऑफ द सब्सक्रिप्शन फीस पेड बाय द मेंबर कंट्रीज, उसके बदले में IMF प्रिंट करता है ये SDR, और ये SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स का इस्तेमाल करता है IMF टू बेल आउट ए कंट्री इन केस ऑफ BOP क्राइसिस। तो अभी तो SDR के अंदर 5 करेंसीज का इस्तेमाल किया जाता है। हर 5 साल पे IMF सर्वे करता है पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी का, इंटरनेशनल ट्रेड का, और उसके बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि कौन कौन सी 5 करेंसीज को वो या कौन कौन सी करेंसीज को वो अपने हार्ड बास्केट ऑफ करेंसी का हिस्सा रखेगा। तो बेसिस ऑन विच IMF डिसाइड्स कि कौन कौन सी करेंसी को हार्ड बास्केट ऑफ करेंसी में रखना चाहिए, वो बेसिस 2 हैं। एक तो शेयर ऑफ दैट करेंसी इन इंटरनेशनल ट्रेड, और दूसरा वो करेंसी जिस इकॉनमी को बिलोंग करता है उस इकॉनमी का ओवरऑल नेशनल फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व कितना है। तो इन दोनों ग्राउंड्स के बेसिस पे IMF डिसाइड्स कि विच करेंसी शुड बी गिवन पार्ट ऑफ और विच करेंसी शुड बी मेड पार्ट ऑफ IMF हार्ड बास्केट ऑफ करेंसी। तो HDR से रिलेटेड है ये हार्ड बास्केट ऑफ करेंसी, और रिवर्स ट्रांच दोनों IMF से रिलेटेड हैं ये दोनों, SDR एंड रिवर्स ट्रांच। अब ये जो करंट न्यूज है इसी से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में RBI ने एक सब कमेटी बनाई अंडर चेयरमैनशिप ऑफ राधा श्याम राठौर, और इस कमेटी को काम दिया गया वो सारे आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने का जिससे इंडियन रुपी का मोर एंड मोर इंटरनेशनल ट्रेड में इस्तेमाल किया जा सके। तो राधा श्याम राठौर कमेटी को ये काम दिया गया कि find ways through which we can promote more and more use of Indian rupee in international trade। और उस पे इस कमेटी ने सजेस्ट किया है कि 2 काम करने हैं हमें मेनली बेसिकली। शॉर्ट टर्म में हमें ज़्यादा से ज़्यादा बायलैटरल लेवल पे, जैसे कि हाल फिलहाल में हम रसिया के साथ रुपए का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे ट्रेड के लिए, या श्रीलंका के साथ कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म में बायलैटरल या मल्टीलैटरल पेमेंट्स, छोटे मोटे ग्रुपिंग, जैसे कि हमने ग्रुप बना रखा है एशियन क्लियरिंग यूनियन, इस तरह के मल्टीलैटरल फोरम पे या बायलैटरल लेवल पे हम रुपए का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें फॉर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। एंड लॉन्ग टर्म में इंडिया का गोल होना चाहिए कि हमारी करेंसी रुपी भी IMF के हार्ड बास्केट ऑफ करेंसी यानी कि HDR का हिस्सा बन जाए। तो ये सारी कोशिशें चल रही हैं। राधा श्याम राठौर कमेटी ने कहा है कि दीज शुड बी द 2 मेन गोल एज फार एज इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी इज़ कंसर्न। तो शॉर्ट टर्म में RBI ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं जिससे इंडियन रुपी का इंटरनेशनल ट्रेड में इस्तेमाल बढ़े। फॉर एग्जांपल, इन जुलाई 2022 RBI प्रोवाइडेड एन एडिशनल अरेंजमेंट फॉर इनवॉइसिंग पेमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इन रुपी। तो पूरा एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट आप रुपी में कर सकते हैं अगर जो इम्पोर्टर है वो उसके लिए रेडी है, तो रुपए में पेमेंट लेने के लिए रेडी है। तो इन दिसंबर 2022 इंडिया सॉ इट्स फर्स्ट सेटलमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड इन रुपी विथ रशिया। RBI ने 19 देशों के बैंक्स को अलाउ किया है टू मेक पेमेंट एंड सेटलमेंट इन रुपी। रिसेंटली श्रीलंका को RBI ने कन्विंस किया, और श्रीलंकन जो सेंट्रल बैंक है उसको RBI ने कन्विंस किया टू फॉर्मली इंक्लूड रुपी एज डेजिग्नेटेड फॉरेन करेंसी। तो श्रीलंका के इकॉनमी में इंडियन रुपी को डेजिग्नेटेड फॉरेन करेंसी का दर्जा दिया गया। तो ये सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, राधा श्याम राठौर कमेटी कहता है कि शॉर्ट रन में हमें मल्टीलैटरल और बायलैटरल ट्रांजैक्शंस बनाने। तो मल्टीलैटरल ट्रांजैक्शंस में एक जो उन्होंने सजेशन दिया है वो है एशियन क्लियरिंग यूनियन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। तो एशियन क्लियरिंग यूनियन क्या है? एक पेमेंट अरेंजमेंट है
बिटवीन द सेंट्रल बैंक्स, यानी कि जैसे हमारे देश की आरबीआई है वैसे ही पेमेंट अरेंजमेंट है बिटवीन सेंट्रल बैंक्स ऑफ बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका। इसमें हम लोग टोटल पेमेंट जो है नेट बेसिस पे करते हैं। तो नेट बेसिस समझिए, मान लीजिए कि इंडिया से $1 मिलियन का सामान गया बांग्लादेश में, जबकि बांग्लादेश से $2 मिलियन का सामान आया इंडिया में। तो हम लोग नेट बेसिस में पेमेंट का मतलब होता है कि दोनों, कितना आपके यहाँ गया कितना मेरे आया, वो दोनों मिला करके ऑफसेट करके फाइनल जो हिसाब बनता है वो पेमेंट कर दिया जाए, उसको कहा जाता है नेट पेमेंट। और ग्रॉस पेमेंट होता है कि ए ने मान लीजिए बी को $500 दिए, बी ने ए को दिया $1000, तो दोनों पेमेंट होगा। जबकि नेट पेमेंट में सीधा सीधा देख लिया जाएगा, अच्छा ए को $500 देना था जबकि बी को $1000 देना था, चलिए एक काम करते हैं सीधा सीधा $500 पे करते हैं, ख़त्म करते हैं। सो दैट इज़ नेट पेमेंट। तो एशियन क्लियरिंग यूनियन क्या करा रहा है, एक तरीके का पेमेंट अरेंजमेंट किया है इन देशों के सेंट्रल बैंक्स ने आपस में, ताकि इन देशों में जो भी ट्रेड हो उसमें नेट पेमेंट किया जाए, ताकि डॉलर का कम से कम इस्तेमाल हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोकल करेंसी जैसे कि रुपए के इस्तेमाल को बढ़ाया जाए फॉर ट्रेड पर्पस। तो रिवाइज कर लेते हैं, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, राधो श्याम राठो कमेटी ऑफ आरबीआई सजेशंस क्या है, लॉन्ग टर्म में इंक्लूजन ऑफ आईएनआर यानी कि इंडियन नेशनल रुपी इन एचडीआर, शॉर्ट टर्म में प्रमोट मोर एंड मोर इंटरनेशनल पेमेंट इन आईएनआर, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, बाइंग ऑयल फ्रॉम रसिया इन आईएनआर, आरबीआई अलाउड बैंक्स ऑफ 19 कंट्रीज टू मेक पेमेंट इन आईएनआर, श्रीलंका डिक्लेयर्ड रुपी एज ए फॉरेन करेंसी एंड प्रोमोटिंग पेमेंट थ्रू एशियन क्लियरिंग यूनियन। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंडियाज पोजीशन ऑन R&D एक्सपेंडिचर एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। पिछले वीक मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार ने एक नई इंस्टीट्यूशन का क्रिएशन किया है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जिसका मेन गोल है इंडिया का एक्सपेंडिचर R&D में बढ़ाना और ओवरऑल R&D में बेहतर से बेहतर आउटकम लाना इनसाइड इंडिया। तो अभी हमारे देश के अंदर R&D का आउटकम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनकरेजिंग है नहीं। इफ़ यू सी, हर तरह के डेटा में हमारा जो रैंकिंग है वो काफ़ी पीछे है। फॉर एग्जांपल, रिसर्चर्स पर मिलियन पॉपुलेशन में इंडिया का सिर्फ 262 रिसर्चर्स हैं पर मिलियन पॉपुलेशन। वहीं अगर आप उसको कंपेयर करें इजराइल या सिंगापुर से, तो वहाँ पे 7000 या 8000 रिसर्चर्स हैं पर 1 मिलियन पॉपुलेशन में। तो इंडिया यहाँ पे बुरी तरह से लैग कर रहा है। दूसरा जो एक मैटर ऑफ कंसर्न था, अब हो सकता है कि ये जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया भारत सरकार ने उसके बाद ये एड्रेस हो, लेकिन एक जो सबसे मेजर मैटर ऑफ कंसर्न है वो ये है कि इंडिया का जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ऑफ परसेंटेज ऑफ इट्स जीडीपी, इट वाज वेरी लो, इट वाज हार्डली 0.76% इन 2011-12। तो एक तो बहुत कम था परसेंटेज जीडीपी एक्सपेंडिचर ऑन R&D, एक तो ये कम था, एंड मोर वरिंग इज दैट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट हैज़ फर्दर गॉन डाउन। तो परसेंटेज ऑफ जीडीपी यूज्ड ऑन R&D हैज़ नाउ कम डाउन टू 0.64%, और ये इतना कम है इफ़ यू कंपेयर इट विद अदर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। यू फॉर एग्जांपल यू सी इजराइल, कोरिया, स्वीडन, बेल्जियम, यूएस, इतनी बड़ी इकॉनमी है यूएस की, जापान की हमसे बड़ी इकॉनमी है, येट परसेंटेज एक्सपेंडिचर जो R&D पे करते हैं वो भी देखिए कितना ज़्यादा है, 3.5%, एंड इंडिया इज़ हार्डली स्पेंडिंग 0.6% ऑफ इट्स GDP ऑन R&D, विच इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, हेवी वाटर इज़ यूज टू, देखिए हेवी वाटर का इस्तेमाल कूलेंट की तरह भी किया जा सकता है, स्लो डाउन ऑफ द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी कि मॉडरेटर की तरह भी किया जाता है, लेकिन इसका ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा आंसर ऑप्शन ए, क्योंकि कूलेंट में तो नॉर्मल वाटर का भी इस्तेमाल हो सकता है, राइट। अभी ये सवाल आया था यूपीएससी में, यूपीएससी ने आंसर दिया है ऑप्शन ए, जबकि ऑप्शन सी भी हो सकता है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट विल बी ए। इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इज इन जोरहट, डार्क पैटर्न इज अनएथिकल यूजर interface to trick user to make them do something that they don't want to do. That's all from our side for today. Thanks for watching.